आज हम अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल की किस बेस पे डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज। तो सबसे पहले हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से आया एंड ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड किस बिहाफ पे ये डिवाइड है, मतलब ये किस टाइप के जो हॉस्पिटल होते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है लैटिन वर्ड से लिया गया था। ठीक है, जिसका मीनिंग था होप्स, ठीक है, या फिर होस्ट। फिर देन जो हॉस्पिटल वर्ड का मीनिंग है फ्रेंच से लिया गया था और इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में इसको डिफाइन किया गया था लेकिन लिया गया था फ्रेंच वर्ड से। ठीक है, जिसका जो इन्होंने बताया था होटल या हॉस्टल। तो आपको पता है कि हॉस्टल या होटल क्या होता है, एक टेम्परेरी ऑक्यूपेशन होता है जिसमें हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, ठीक है, सर्विसेज लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे होटल या हॉस्टल वर्ड यूज़ किया गया था वो सिक और इंजर्ड पर्सनस के लिए यूज़ किया गया था। ठीक है, जो बीमार है या फिर उसको कोई इंजरी हो गई है उसके लिए। तो इसी से हॉस्पिटल की डेफिनेशन आई थी कि जो हॉस्पिटल वो इंटीग्रल पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली के लिए, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसकी हेल्थ प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, क्योर करने के लिए, रिहैबिलिटेशन पर्पस से। इवन एक हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिसर्च पर्पस एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, नर्सिस को, डॉक्टर को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको इंटीग्रल कहा गया क्योंकि इस हॉस्पिटल के अंदर ये सब चीज़ें इंटीग्रल मतलब एक साथ होती हैं और इन्हीं के बिहाफ पे हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया था टाइप्स में। ठीक है, फिर देन नेक्स्ट आता है कि जो हॉस्पिटल है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉस्पिटल में की डेफिनेशन, उसी के अंदर इसके फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन है क्लाइंट केयर, क्योंकि आपको पता है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, पेशेंट। ठीक है, तो क्लाइंट की को केयर प्रोवाइड करना, जिस पर्पज से वो आया है वैसी केयर उसको प्रोवाइड करनी। ठीक है, प्रमोशन करना उसकी हेल्थ का, प्रिवेंशन करना उसको डिजीज से, एंड क्योर करना। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब आइडेंटिफाई करना कि उसको क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान करके उसको रिक्रूट करना। ठीक है, ओपीडी एंड आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करना। ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है एंड आईपीडी इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। इसको मैं अभी थोड़ा सा अच्छे से आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी भी ये बता देती हूँ कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ओपीडी एंड आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करना, लैब सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है डॉक्टर्स को, नर्सिस को। ये एक सेंटर है जहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है पैरामेडिक्स को। डॉक्टर्स, नर्सिस एंड पैरामेडिक्स। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च पर्पस के लिए भी हॉस्पिटल को यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे पेशेंट आते हैं, नया डाटा कलेक्ट होता है एंड जो रिसर्च है वो कितनी वैलिडेशन है उसकी, क्या नहीं है, वो सब हॉस्पिटल में ही किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसी भी एक हॉस्पिटल को, जो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, फैमिली एंड सोसाइटी सबको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन अब आता है कि टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। जो टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल होते हैं वो किस बिहाफ पे डिवीज़न किया गया है, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत टाइप के होते हैं अलग अलग।
तो इसके जो मेन है ना हम पढ़ेंगे वो 5 डिवीज़न है। सबसे पहला है इसका साइज के बिहाफ पे, ठीक है। अभी हम टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 5 बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले साइज एंड बेड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी फर्दर डिवीज़न है कि कम्युनिटी पे कौन सा आता है, पीएससी पे कौन सा आता है, डिस्ट्रिक्ट पे कौन सा आता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो स्मॉल हॉस्पिटल है उसमें कितने मतलब कि इसमें मेनली ना बेड स्ट्रेंथ के ऊपर डिवाइड है कि कितने बेड है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल को नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर 100 और उससे लेस नंबर ऑफ बेड प्रेजेंट है तो स्मॉल में आएगा, मतलब 50 to 100 के इन बिटवीन, ठीक है। क्योंकि 50 से बिलो में कम्युनिटी हेल्थ वाले सेंटर्स में चला जाता है, क्योंकि 30 to 50 तो वहाँ पे भी बेड्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम में ऑलमोस्ट 300 बेडेड तक होता है ये, 101 से लेके 300, ठीक है। फिर देन आता है लार्ज। जो लार्ज होता है वो होता है 301 से लेके अबव 500 तक, या फिर हम लोग इसको ले सकते हैं 1000 तक, ठीक है, 1000 तक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है टीचिंग हॉस्पिटल। अब जैसे मैंने बताया था कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग कराता है हॉस्पिटल, तो वोकेशनल ट्रेनिंग में डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स की ट्रेनिंग आती है। तो हर एक जो कोर्स होता है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि इतने बेडेड या इतने स्ट्रेंथ हॉस्पिटल होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो जो बेड स्ट्रेंथ इसमें कैरेक्टरिस्टिक है उसकी, और जो क्राइटेरिया कंप्लीट करता है, तो एटलीस्ट 500 या उससे अबव वो हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। 500 या 500 से ज़्यादा जितना भी अगर बेड स्ट्रेंथ अवेलेबल है तो वहाँ पर टीचिंग किसी भी मतलब कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग है हमारे मेडिकोज में वो स्टार्ट हो सकते हैं। और डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना क्राइटेरिया दे रखा है, नर्सेज का अलग है, डॉक्टर्स का अलग है, पैरामेडिक्स का अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी जो बेड स्ट्रेंथ होती है वो होती है 200 से लेके 300 तक, ठीक है। अब CHC एंड PHC, जो CHC बेड होता है वो 30 to 50, ठीक है। एंड जो PHC होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट जो होती है हमारी, 6 to 10 बेड तक, ठीक है। तो इस तरीके से बेड स्ट्रेंथ पे ये डिवीज़न है हॉस्पिटल का। नेक्स्ट डिवीज़न हमारा क्या आता है, जो नेक्स्ट डिवीज़न आता है हमारा ऑनरशिप पे आता है कि हॉस्पिटल को कौन ऑन करता है या फिर कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, कौन चलाता है मतलब। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिसको गवर्नमेंट रन करती है। ये स्टेट भी हो सकता है, सेंट्रल लेवल पे भी हो सकता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, जिसको हम पब्लिक हॉस्पिटल भी कहते हैं। फिर देन सेकंड आते हैं नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन नहीं किए जाते, ठीक है। इसमें आपका सेंट्रल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों अलग अलग उस पर आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में। और जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है इसके अंदर आते हैं आपके प्राइवेट हॉस्पिटल, जो मतलब कि ग्रुप ऑफ डॉक्टर या डॉक्टर के द्वारा या फिर किसी सिंगुलर पर्सन के द्वारा भी जो रन किए जाते हैं ये वाले हॉस्पिटल, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल। देन आपके आते हैं इसके अंदर वॉलेंट्री हॉस्पिटल। जो वॉलेंट्री हॉस्पिटल होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें फंड रेज किया जाता है पब्लिक के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर के द्वारा या ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। ये नॉन कमर्शियल बेस होते हैं, मतलब बेनिफिट पर्पज से नहीं किया जाता, अर्न करने के लिए नहीं किया जाता, पब्लिक के लिए किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट लिमिटेड हॉस्पिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कमर्शियल बेस के होते हैं, इस पर मतलब बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है और कमर्शियल होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है आपके थर्ड कैटेगरी। जो थर्ड कैटेगरी आती है आपकी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब कि हॉस्पिटल का क्या उद्देश्य है
या कौन सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि आप सबको पता है जो हॉस्पिटल होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, वो जनरल हॉस्पिटल भी होते हैं, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, सिर्फ मैटरनिटी भी होते हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें आपका जैसे कि जनरल हॉस्पिटल आता है। जनरल हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जिसमें सभी डिपार्टमेंट आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि एक लेवल तक ही सभी डिपार्टमेंट आपको सर्व करते हैं। अगर आपको उसमें टर्शरी केयर चाहिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तो आपको ना मिले और आपको रेफर कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जनरल हॉस्पिटल में आपके जैसे ENT या फिर मेडिसिन, सर्जरी, सारे डिपार्टमेंट, मैटरनिटी डिपार्टमेंट हो गया, न्यूरो हो गया, सब डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट कवर करता है जनरल हॉस्पिटल। फिर आता है स्पेशलाइज हॉस्पिटल। स्पेशलाइज हॉस्पिटल से ही पता चल रहा है नाम से कि वो हॉस्पिटल जो हो सकता है कि इसमें दूसरे डिपार्टमेंट भी हो लेकिन वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज्ड होगा। जैसे लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल पता है कि ऑप्शन गायनी में स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। जीबी पंत हॉस्पिटल गैस्ट्रो और न्यूरो में स्पेशलाइज्ड है। ऐसे कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं, ILBS हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बायोलॉजी साइंस, ये लीवर से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड है। लेकिन अदर अगर और हेल्थ इश्यूज होते हैं तो वहाँ पर लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जनरल केयर प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको स्पेशलाइज चाहिए उसमें तो आपको रेफर कर दिया जाता है दूसरे हॉस्पिटल्स में, ठीक है। इसके अलावा और कौन से हॉस्पिटल आते हैं आपके, आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जिसमें आइसोलेशन की ज़रूरत है, या तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं आपके, ठीक है, या फिर ऐसा है कि उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ है कि वो स्प्रेड आउट कर सकते हैं दूसरे को, लाइक TB, लेप्रेसी, ठीक है। तो ऐसे वाले जिनको ये डिजीज़ होती है तो उनको एक अलग से हॉस्पिटल चाहिए होता है। आपको पता है दिल्ली में एक TB हॉस्पिटल है स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो आइसोलेशन वाले हॉस्पिटल भी होते हैं जिसमें पेशेंट को आइसोलेट करके रखा जाता है। क्योंकि कोई भी पर्सन अगर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो उसकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती है, चाहे 2% करे चाहे 100% करे, ठीक है। तो वो प्रोन होता है कि वो सेकेंडरी डिजीज़ ले सकता है। तो इसलिए अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ में है तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं को आइसोलेट कर दिया जाए, रेस्ट को वहीं पर रख के, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें आता है रूरल या फिर अर्बन हॉस्पिटल। रूरल एंड अर्बन ये होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब कि रूरल जहाँ पे लेस डेवलपमेंट है, ठीक है, गांव हो गया आपका, और अर्बन जो पूरा वेल डेवलप्ड सिटी है या स्टेट है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है, ये हमारे 3 कंप्लीट हो गए हैं, इसमें टाइप्स 2 टाइप्स और हैं। फोर्थ वन आपका आता है सिस्टम के ऊपर, ठीक है, या फिर कहें तो ड्यूरेशन के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर आता है लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल एंड शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल पता चल रहा है आपको नाम से कि जिनको लॉन्ग स्टे की ज़रूरत है, लेप्रेसी वाले पेशेंट होते हैं, TB वाले पेशेंट्स होते हैं। और जो शॉर्ट टर्म में आते हैं आपके नॉर्मली डायबिटिक मेलाइटिस हो गया, निमोनाइटिस, निमोनिया हो गया पेशेंट को, या निमोथोरेक्स, मतलब जो भी या सर्जरी है, प्लान सर्जरी है, तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए उसको स्टे के लिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू स्टे या अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन की डिवाइड किया गया है इसमें लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल एंड शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल। नेक्स्ट और लास्ट है आपका फिफ्थ आपका मैनेजमेंट बेस पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट की जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो कौन कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट भी कर सकती है, वॉलेंट्री भी होते हैं, कुछ ऑटोनोमस बॉडी भी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मैनेजमेंट है। इसके अंदर सबसे पहले आता है कि जो गवर्नमेंट करती है या यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें आ गया आपका CGHS जो सेंट्रल लेवल पे की जाता है, रेलवे हो गया या आपका मिलिट्री हो गया, ठीक है, AFMC हो गया, और स्टेट में हर एक स्टेट में जो जो हॉस्पिटल्स हैं वो हो गए, ठीक है। दोनों के दोनों गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है।
देन उसके बाद आता है आपका, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूनियन गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल है, ठीक है, और स्टेट। फिर आगे आपका लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में आता है आपका जैसे जिला परिषद या फिर पंचायत। ठीक है, ये मैनेज करते हैं हॉस्पिटल को। फिर आता है आपका ऑटोनोमस। ऑटोनोमस हॉस्पिटल जैसे कि हमारा एम्स हो गया, ठीक है, जितने भी स्टेट में एम्स है वो ऑटोनोमस में आते हैं। और निमांस हो गया, ठीक है, निमांस आपका बेंगलोर में है, ये ऑटोनोमस के अंदर आते हैं। इसके मतलब ये इनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपनी होती हैं, इस हॉस्पिटल की ऑन पॉलिसीज़ होती है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। फिर देन उसके बाद आता है वॉलेंट्री हॉस्पिटल। इसके अंदर आता है सीएमसी वेल्योर। तो ये आपके टाइप ऑफ हॉस्पिटल हो गए जो डिवाइडेड किए गए हैं अलग अलग पर्पस से। देन अब नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटल। तो हमने पढ़ लिया, टाइप्स भी हमने पढ़ लिए, लेकिन हॉस्पिटल में होता क्या है, पेशेंट का एडमिशन एंड उसको केयर प्रोवाइड की जाती है और देन कर दिया जाता है उसको डिस्चार्ज। तो अब हम डिस्कस करेंगे एडमिशन एंड डिस्चार्ज। एडमिशन का मतलब है पेशेंट का दाखिला, नॉर्मली एडमिशन वर्ड से। डिस्चार्ज मतलब पेशेंट को लीव कर रहे हैं हॉस्पिटल से, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप के एडमिशन होते हैं एंड कौन कौन से टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, उससे पहले एक दो चीज़ें मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था ओपीडी एंड आईपीडी, ठीक है। जो ओपीडी होता है वो होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और जो आईपीडी होता है वो होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। अब ओपीडी में आपने बहुत बार सुना है कि ओपीडी में आपने अपॉइंटमेंट ले ली क्या, तो ओपीडी में कौन कौन से पेशेंट आते हैं और क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती है। ओपीडी में जो होता है नॉर्मली मतलब कि पेशेंट जिनको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है या रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें दो तरह के पेशेंट को डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक तो वो पेशेंट जिनको थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम है और उनको अगर ट्रीटमेंट फॉलो करने के लिए हम बोलते हैं, वो घर पे रह के अपना एक जो स्ट्रिक्ट डाइट मॉनिटरिंग या जो मेडिसिन बोला है अगर वो ले लेंगे तो वो क्योर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको मतलब कि ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑब्जर्वेशन की और एक शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए उसको हॉस्पिटल स्टे के लिए, ठीक है। तो उनको कर दिया जाता है एडमिट हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ओपीडी से दो पेशेंट रिलीव होते हैं। एक वो पेशेंट जिनको घर पे भेज दिया जाता है, सेम डे सर्विसेज मिल जाती है, मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी जाती है और वो घर पे जाके मतलब आराम से अपना मेडिसिन फॉलो कर सकता है, डाइट फॉलो कर सकता है और फॉलोअप के लिए बोल दिया जाता है 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ, वो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। एक वो पेशेंट होते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटलाइजेशन की, तो वो भी ओपीडी में दिखाने आते हैं और डॉक्टर को नीड लगता है कि उसको एडमिट कर देना चाहिए तो वो एडमिट कर दिया जाता है और जो पेशेंट है उसका एडमिशन कर दिया जाता है, ठीक है। आईपीडी क्या होता है, आईपीडी होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। अब पेशेंट एडमिट हो गया, एडमिट होने के बाद उसको जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना, अब जो ये जहाँ पे उसको एडमिट वर्ड बोल दिया गया तो इसका मतलब वो इन पेशेंट मतलब डिपार्टमेंट के अंदर आ गया है। तो उसको जो भी प्रॉब्लम होगी मेडिसिन से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड या उसको मतलब कि आईसीयू चाहिए, सीसीयू चाहिए, वो डिपेंड करता है उसका क्या सिनेरियो के साथ वो आया था। तो वो अब इन पेशेंट आ गया, मतलब इन सर्विस आ गया हॉस्पिटल की। अब सारी की सारी सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाएंगी, डाइटिशियन, लैब
चेकअप्स जो उसके हो जाएंगे, मेडिकेशन प्रेस्क्रिप्शन, जो भी हॉस्पिटल में सर्विसेज मिलती है ना वो सारी उसको मिलेंगी। और जब तक वो हॉस्पिटल के अंदर रहेगा बिफोर डिस्चार्ज, तो वो इन पेशेंट डिपार्टमेंट में रहेगा। ठीक है, ओपीडी जब तक रहेगा जब तक वो वहाँ पर डॉक्टर को दिखा रहा है। घर चला जाता है या तो अगर हॉस्पिटल में आ गया है तो वो बन जाएगा इन पेशेंट डिपार्टमेंट। तो आपको ये ओपीडी और आईपीडी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो एडमिशन है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया है कि एडमिशन सिर्फ उसको दिया जाएगा हॉस्पिटल में जिसको एक शॉर्ट टाइम स्टे की ज़रूरत है। ठीक है, चाहे वो डायग्नोस्टिक पर्पस हो, इन्वेस्टिगेशन पर्पस हो, बायोप्सी हो, या कोई सर्जरी करानी हो, या फिर क्योर करना हो, प्रिवेंट करना हो, रिहेबिलिटेट करना हो, और अलग अलग पर्पस है जैसे हमने फंक्शन हॉस्पिटल के देखे थे। तो ओपीडी में भी मतलब जैसे जो टाइप ऑफ एडमिशन है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लान, ठीक है, एक होता है इमरजेंसी, और तीसरा होता है एमएलसी। तो ये 1 बाय 1 करके अब हम डिस्कस करेंगे कि प्लान में कौन सा आता है, इमरजेंसी में कौन सा आता है, एंड एमएलसी में कौन सा आता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्लान। तो प्लान वर्ड से ही पता चल रहा है कि पूरी प्लानिंग करनी होती है मतलब कि एडमिशन के लिए पेशेंट की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओपीडी में पेशेंट आया, मैंने जैसे बताया कि नॉर्मली प्लान्ड होता है। जैसे कि कोई उसको बहुत दिनों से कोई पेशेंट है, उसको बहुत ज़्यादा कफ हो रखा था या उसको फीवर आ रहा था, तो वो आके चेकअप कराता है और डॉक्टर को नीड लगता है कि अभी उसको थोड़ा सा हॉस्पिटल की स्टे की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कि क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, या फिर एब्डोमन पेन हो गया है, और फाइंड आउट होता है कि उसको अपेंडिसाइटिस है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के लिए तभी आपको विद इन 48 आवर्स सर्जरी करानी पड़ती है। तो जो डॉक्टर है वो एडवाइस करेगा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। या गायनिक में कोई प्रॉब्लम से आता है पेशेंट तो प्लान करते हैं सर्जरी के लिए। तो ये प्लानिंग प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम प्लान करते हैं और पेशेंट को एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। कोई हरी नहीं होती। हाँ, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है बट इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रिस्क में है। ठीक है, तो प्लान एडमिशन्स में वो पेशेंट आते हैं। ठीक है, सेकंड आता है आपका इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी में कौन कौन से पेशेंट आते हैं? इमरजेंसी में वो पेशेंट आते हैं जिनको कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी और सडन एकदम हो गया है, जैसे हार्ट अटैक, ठीक है, शॉक हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया आपका, एसिड अटैक हो गया। तो ऐसे जो केसेस होते हैं ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं? इमरजेंसी में आते हैं। कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, शॉक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, फ्रैक्चर, ठीक है, या फेंट हो जाए पेशेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन की अभी तक उसको कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा एकदम सडन ऐसा सीवियर इशू है, हेल्थ डिसओरिएंटेड हो गया कि उसको इमरजेंसी में ही एडमिट करना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, इमरजेंसी में वो सिनेरियो आएंगे। अब तीसरा आता है हमारा क्या? एमएलसी। एमएलसी में क्या होगा? मेडिको मेडिकल लीगल केसेस, एमएलसी की फुल फॉर्म है ये, मेडिकल लीगल केसेस। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है कि मेडिकल जिसको मतलब हॉस्पिटल की ज़रूरत है, ठीक है, लीगल केसेस जिसमें मतलब लीगलिटीज़ आ रही है आपकी। कौन कौन से ऐसे केसेस होते हैं? रेप, ठीक है, अटेम्प्ट टू कोई मर्डर हुआ है, या फिर कोई सुसाइडल केस है, या ऑलरेडी वो कोई ऐसा क्रिमिनल है, उसको रिक्वायर हो गई है, उसकी हेल्थ डिसओरिएंटेड हो गई है, ठीक है, तो वो ऑलरेडी एमएलसी में, वो तो हॉस्पिटल ऑलरेडी है,
तो उसमें तो ऑलरेडी फाइल जो चलेगी वो एमएलसी की चलेगी। लेकिन कुछ ऐसे, कोई भी ऐसा केस लगना, मतलब जब वो हॉस्पिटल में आता है वो पेशेंट ऐसे दिखना कि इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है मिस हैपनिंग, जिसमें पुलिस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसमें किस किस को इन्फॉर्म किया जाता है? हॉस्पिटल में सीएमओ को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा। ठीक है, जो सीएमओ होता है चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, यूजुअली कैजुअलिटी में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपको मिल जाते हैं, उनको इन्फॉर्म करना होता है, और पुलिस डिपार्टमेंट में। और इसके लिए एमएलसी फाइल बनती है, फाइल के ऊपर भी अलग से रेड पेन से मार्क किया जाता है एमएलसी, और उन फाइल्स को सेपरेट नॉर्मल फाइल्स के साथ नहीं रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो उन फाइल्स को अलग से सेपरेट रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो पुलिस है वो अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करती है, और जो मेडिकल टीम है वो अपनी फर्दर मतलब कि उसको सेव करने के लिए जो उसको रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ये तो आ गए 3 टाइप के एडमिशन, कि इस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिशन मिलता है, और इन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद सर्विसेज दी जाएंगी। सर्विसेज में आपकी सारी सर्विसेज आती है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, पेशेंट आने के बाद उसको एडमिशन मिलने के एक विद इन आवर फिजिकल असेसमेंट किया जाता है हेड टू टो। ठीक है, 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोटोकॉल रहता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर यूजुअली हमें हेड टू टो एग्जामिनेशन कर देना चाहिए पेशेंट का, जिसमें हम वाइटल्स और इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन करते हैं पेशेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट वो फॉलो करना होता है, जिसमें डायग्नोसिस बनाते हैं, प्लानिंग इम्प्लीमेंट करके, देन इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि जो हमने चीज़ें प्लान करके इम्प्लीमेंट करी है वो कितनी यूज़फुल रही और उसको दोबारा करने की ज़रूरत तो नहीं है। लाइक पेशेंट को पेन था, ठीक है, अभी हमने असेस किया, जो पेन का स्कोर था वो 6 था। ठीक है, उसको हमने अपनी तरफ से, और जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था हमने कंफर्ट पोजीशन उसको प्रोवाइड कर दी, डॉक्टर ने मेडिकेशन दी थी वो एडमिनिस्टर कर दी। उसके बाद हम रीअसेस करेंगे उसको 30 मिनट्स में, 15 to 30 मिनट में पेन को रीअसेस करना होता है। ठीक है, उसमें रीअसेस करेंगे, जो उसकी इंटेंसिटी थी वो 6 से 3 या 4 तो एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, और हो सकता है वो रिजोल्व भी हो जाए। ठीक है, तो री इवेल्युएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से हमें पता चलेगा कि कितनी इफेक्टिव उसकी थेरेपी रही। तो ये सब चीज़ें प्रोसीजर चलेंगे। ठीक है, फिर गोल तक पहुंच जाते हैं जब हम मतलब कि डॉक्टर को लगता है कि जिस कंप्लेन से पेशेंट एडमिट हुआ था वो कंप्लेन अगर उसकी पूरी हो जाती है, जो प्रॉब्लम से वो आया था वो अचीव हो जाता है गोल, तो फिर प्लान करते हैं हम क्या? डिस्चार्ज। पेशेंट को घर भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो अब कौन कौन से टाइप के डिस्चार्ज होते हैं? ठीक है, सबसे पहले अगर प्लान एडमिशन है तो प्लान ही डिस्चार्ज होगा। प्लान डिस्चार्ज में क्या चीज़ें होंगी आपकी, कि एडमिशन हो गया है, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए गए, पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और अब वो बिल्कुल ओके है, मतलब क्योर अगर होना था डिजीज तो क्योर हो गया है, प्रिवेंट होना था तो प्रिवेंट हो गया है। ठीक है, और अब हम प्लान करके उसके डिस्चार्ज पेपर बना देंगे और देन डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कौन से हॉस्पिटल में। गवर्नमेंट में तो यूजुअली कोई बिल नहीं बनता है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में तो जो भी लीगैलिटीज़ है वो कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद आती है कि प्लानिंग करके डिस्चार्ज करना तो एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, जैसे कि लामा, ये सेकेंड टाइप का डिस्चार्ज है। ये है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ठीक है, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, तो इससे पता चल रहा है लीव ली हमने अगेंस्ट किसके? मेडिकल एडवाइस। ठीक है, इसमें डॉक्टर क्या करता है कि डॉक्टर की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं होती है डिस्चार्ज के लिए, उसको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन पेशेंट एनी हाउ कि वो फाइनेंशियल वीक है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है डॉक्टर के ट्रीटमेंट से, जिस भी रीज़न से XYZ, वो चाहता है कि मेरे को यहाँ से डिस्चार्ज कर दो। तो इसमें डॉक्टर क्या करता है? इसमें डॉक्टर एक फॉर्म फिल कराता है पेशेंट से। ठीक है, जिसमें पेशेंट पूरी अपनी डिटेल्स फिल करता है और सिग्नेचर करता है, जिसमें ये मेंशन होती है चीज़ें, अगर पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद और अदर किसी हॉस्पिटल में या कहीं पर भी जाता है यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद, तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पेशेंट के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई है तो उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये मतलब कि जो लामा फॉर्म होता है ये आप सेफ्टी प्रोवाइड करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को और हॉस्पिटल को, दोनों को। ठीक है, तो ये फॉर्म फिल करवाया जाता है। ठीक है, पेशेंट से या पेशेंट के जो भी अटेंडेंट जो उसका डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उनसे। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है आपका DOPR, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट। इससे पता चल रहा है डिस्चार्ज है किसकी रिक्वेस्ट पे, पेशेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। इसमें भी वही चीज़ होती है कि जो डॉक्टर होता है ना वो एडवाइस नहीं करता पेशेंट को कि वो डिस्चार्ज ले ले, लेकिन पेशेंट खुद से चाहता है कि मेरे को डिस्चार्ज कर दो, ठीक है। वही कोई भी रीज़न हो सकता है कि पेशेंट क्यों चाहता है डिस्चार्ज लेना, लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या होता है इसमें, कंसर्न होते हैं डॉक्टर के, ठीक है, कंसर्न प्रेजेंट होते हैं डॉक्टर के। लीव अगेंस्ट में क्या होता है कि जो डॉक्टर है वो बिल्कुल मना कर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, और वो फॉर्म फिल करवाता है किससे, पेशेंट से या पेशेंट के रिलेटिव से, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके साथ। DOPR में क्या होता है, डिस्चार्ज ऑन पेशेंट रिक्वेस्ट, पेशेंट की रिक्वेस्ट पे डिस्चार्ज करते हैं हम। लेकिन क्या चीज़ होती है इसमें, जो डॉक्टर वैसे तो कहता है कि अभी आपको फर्दर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर रहने की, ठीक है, आपको फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन इसमें डॉक्टर के कंसर्न की प्रेजेंस में ही जो पेशेंट है उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद रेफरल। अब जैसे हमने बहुत सारे साइज स्ट्रेंथ के ऊपर हॉस्पिटल पढ़े थे और जनरल हॉस्पिटल पढ़ा था, ठीक है। अब कोई पेशेंट है वो एडमिट हो गया है जनरल हॉस्पिटल में या CHC वाले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, वहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट थी स्पेशलिटी की, टर्शरी केयर की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर वो प्रेजेंट नहीं है, या फिर वो ऐसे यूनिट में एडमिट है जहाँ पर उसको मतलब कि जो केस है वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, या उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की या फर्दर केयर टीम की ज़रूरत है, तो क्या करता है हॉस्पिटल नॉर्मली उसको रेफर कर देता है अपने से हायर हॉस्पिटल में, ठीक है। तो जो नेक्स्ट डिस्चार्ज प्रिपेयर होता है वो किस बिहाफ पे होता है, रेफरल, ठीक है। जैसे कि कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, एम्स है, जैसे कि एम्स में सबसे ज़्यादा रेफरल्स आते हैं अदर स्टेट से भी और दिल्ली के भी हॉस्पिटल से, ठीक है। तो एम्स के पास रेफर किया जाता है, तो अदर हॉस्पिटल के पास रेफर कर दिया जाता है जो भी हायर या फिर टर्शरी केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, टर्शरी केयर प्रोवाइड करता है या फिर हायर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं पास्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है इसमें रेफरल। इसके बाद आता है अब ये तो हमने सारे के सारे वो वाले टाइप्स पढ़ लिए जिसमें पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। एक ये होता है पेशेंट ना किसी से डिस्कस करता है ना किसी को बताता है और सीधा एब्सकॉन्ड हो जाता है, मतलब कि भाग जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डिस्चार्ज में ही का ही टाइप इंक्लूड किया जाता है एब्सकॉन्ड में, ठीक है, जिसमें पेशेंट रन अवे हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम हॉस्पिटल विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। ठीक है, इसमें जो पेशेंट होता है वो एब्सकॉन्ड हो जाता है, ठीक है, किसी को इन्फॉर्म किए बिना। तो मैनी टाइम ज़्यादातर उन केसेस में होता है कि या तो पेशेंट सेफ फील नहीं कर रहा है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। सेकेंडरी ये मेनली रीज़न रहता है कि फाइनेंशियल उसको इशू है, बिल बहुत ज़्यादा बन गया है लेकिन वो पे नहीं कर सकता। तो इन दो रीज़न में ज़्यादातर पेशेंट एब्सकॉन्ड होता है, या कोई क्रिमिनल केस है उसके ऊपर तो भी एब्सकॉन्ड हो जाता है। इन केसेस में पेशेंट को एब्सकॉन्डेड फाइन किया जाता है, ठीक है। तो मतलब ज़्यादातर हॉस्पिटल, मतलब ऑलमोस्ट हॉस्पिटल का ये इसलिए रूल बनाया गया है कि जब तक बिल्कुल डिस्चार्ज पेपर रेडी नहीं हो जाता और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर दी जाती, पेशेंट की यूनिफॉर्म और कैनुला नहीं रिमूव किया जाता। क्योंकि आप नॉर्मली किसी पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पेशेंट है हॉस्पिटल का, उसको
हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म में देख के, या फिर उसके ऊपर कोई आईवी लाइन लगी होगी, या कुछ मतलब कि सर्जरी हुई है तो कोई बैंडेज, कुछ मतलब कुछ ना कुछ आइडेंटिफाइड पेशेंट वो लगेगा तभी तो, क्योंकि अगर उसका कैनुला हम रिमूव कर दे और अगर यूनिफॉर्म चेंज कर दे तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये आईपीडी पेशेंट है कि ओपीडी पेशेंट दिखाना है था कि ये किसी का रिलेटिव है। ठीक है, तो इस और एब्सकॉन्डेड की वजह से ये रूल बनाया गया है। ठीक है, कैनुला रिमूव नहीं करते और यूनिफॉर्म चेंज नहीं करते। इसके बाद एक चीज़ और आती है, क्या, वो भी डिस्चार्ज में तो नहीं है, काइंड ऑफ एक पार्ट है। ठीक है, जिसे हम पैरोल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को 2 to 3 days के लिए घर भेज देते हैं। ज़्यादातर पैरोल किसमें किया जाता है, जो साइकेट्रिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पैरोल भेजा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनिशियल फेज में जैसे कि पेशेंट एडमिट हुआ है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया और उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट देखा, फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड, एक मतलब कि हर एक की अपनी गाइडलाइंस होती है कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप पैरोल पर जा सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में अगर वो लगता है उसके साइन एंड सिम्टम्स को देख के और उसके जो ट्रीटमेंट को फॉलो कर रहा है उसको देखते हुए, तो उसको 2 to 3 days के लिए होम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, या फिर प्रॉपर डिस्चार्ज करने से पहले एक बार घर पे भी हम भेजते हैं कि वो कैसे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहा है। ठीक है, और जनरल हॉस्पिटल्स में भी पैरोल पे भेजते हैं अगर बहुत लंबे स्टे तक जो पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में रहना है, तो 2 to 3 days हो सकता है कि जो ये ड्यूरेशन है ये ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि फिजिशियन के ऊपर कि वो कितना प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसमें पूरा पेपर वर्क होता है कि जो पेशेंट होता है उससे साइन कराए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि उसको अपने एरिया में ही रहना है, वो बाहर नहीं जाएगा विदाउट इन्फॉर्म करके। ठीक है, और पूरा उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, जितना टाइम पीरियड उसको दिया गया है उस टाइम पीरियड में अगर वो नहीं रिटर्न आता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। ठीक है, पैरोल पे। तो ये भी इसका एक टाइप है। तो एडमिशन एंड डिस्चार्ज में यही चीज़ें आती है कि पेशेंट एडमिट हुआ, उसको सर्विसेज मिली, देन पेशेंट डिस्चार्ज हो गया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिस्चार्ज हैं जिसमें पेशेंट को ज़्यादातर तो केसेस जो होते हैं वो प्लान के ही होते हैं। जो मैंने रेस्ट आपको बताया है, लामा, रेफरल, पैरोल हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया, एंड DOPR हो गया, ये सारे के सारे बहुत कम केसेस में देखने के लिए डिस्चार्ज मिलते हैं।